नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम शंकर शेष द्वारा लिखित एक नाटक एक और द्रोणाचार्य इसको देखने वाले हैं। एक और द्रोणाचार्य यह नाटक 1977 में प्रकाशित हुआ है और ये नाटक दो भागों में विभाजित है। एक है पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 4 दृश्य है और उत्तरार्ध में 7 दृश्य है। ठीक है। अब एक और द्रोणाचार्य, आप शीर्षक से ही समझ गए होंगे, इसमें द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा है। ठीक है, ये तो कथा है ही, लेकिन इस नाटक में दो कथाएं एक साथ चलती हैं। एक वर्तमान गुरु प्रोफेसर अरविंद की और दूसरी पौराणिक जो द्रोणाचार्य और एकलव्य की। इन दोनों कथाओं का जो समन्वय या मेल किस तरह लेखक ने किया है, ये हमें इस नाटक के माध्यम से देखना है। ठीक है, तो ये नाटक की कथा वस्तु देखने से पहले हम नाटक के पहले पात्र देख लेते हैं। पात्रों का परिचय इस तरह से है। इस नाटक का जो वर्तमान कालीन जो कथा है, उस वर्तमान कालीन कथा के मुख्य पात्र में अरविंद जो प्रोफेसर हैं, एक कॉलेज में शिक्षक हैं। ठीक है। अब अरविंद की पत्नी लीला है, अरविंद का मित्र यदु है, जिस कॉलेज में वह काम करता है प्रिंसिपल है वहाँ के चंदू, अरविंद का छात्र है। प्रेसिडेंट, जिस कॉलेज में अरविंद काम करता है उस कॉलेज का मालिक प्रेसिडेंट है। और विमलेंदु, यह एक अरविंद के जैसे ही शिक्षक था और अभी वह नाटक में मरा हुआ पात्र है, यानी वो जीवित नहीं है, सिर्फ अरविंद के यादों में वह जीवित है। ठीक है। अब उसका और एक पात्र इस नाटक में आता है अनुराधा, जो चंदू की प्रेयसी है। बाद में इस नाटक में वह आत्महत्या करती है। अब ये हो गए वर्तमान कालीन कथा के पात्र। अब जो पौराणिक कथा है उनमें से जो पात्र है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। द्रोणाचार्य, कृपि, अश्वत्थामा, भीष्म, अर्जुन, एकलव्य, सैनिक और युधिष्ठिर। ठीक है। अब नाटक की कथा वस्तु देखने से पहले हम नाटक का विषय देख लेते हैं। इस नाटक का विषय है भ्रष्टाचारी शिक्षण व्यवस्था, गुरु और शिष्य के रिश्तों में टकराहट, पौराणिक कथा और आधुनिक कथा का मेल, द्रोणाचार्य के रूप में वर्तमान विसंगति का चित्रण, शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनाचार, अध्यापक के अस्तित्व की समस्या, वर्तमान युगीन व्यवस्था से पीड़ित शिक्षक की एक विडंबना। इस नाटक के इस तरह के विषय हैं। अब नाटक की हम कथा वस्तु देखते हैं। नाटक जैसे मैंने कहा कि नाटक में दो कथाएं एक साथ चलती हैं। जैसे पूर्वार्ध में वर्तमानकालीन कथा और पौराणिक कथा दो, और उत्तरार्ध में भी वर्तमानकालीन कथा और पौराणिक कथा दो। अब शंकर शेष का ये सबसे प्रसिद्ध नाटक रहा है और महाभारत कालीन प्रसिद्ध पात्र द्रोणाचार्य के जीवन प्रसंगों को आधार बनाकर उन्होंने वर्तमान विसंगतियों का चित्रण इस नाटक में किया है। एक और अरविंद और उसका परिवार है, दूसरी ओर द्रोणाचार्य और उसका परिवार और महाभारत कालीन कुछ प्रसंग है। ठीक है। दोहरे कथा प्रसंगों को लेकर रचने वाला यह नाटक आधुनिक चेतना का प्रभावशाली नाटक है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इस नाटक की जो कथा है, अरविंद एक कॉलेज में शिक्षक है, जहाँ पर एक लड़के ने मतलब प्रेसिडेंट के लड़के ने, जिसका नाम राजकुमार है, उसने वहाँ के बेंच पर यानी डेस्क पर उन्होंने हथियार रखकर नकल की है। हालांकि जो प्रेसिडेंट का लड़का है, इसीलिए उस लड़के को छोड़ दिया जाता है, राजकुमार को छोड़ दिया जाता है। और जो अरविंद का छात्र मेधावी है और होशियार है, उसने नकल भी नहीं की, फिर भी उसे पकड़ा जाता है, क्योंकि उसके पास अंतिम समय वो नकल मिली थी। यानी चंदू के पास वे उड़कर नकल आई थी और उसने पकड़कर वो देना ही चाहता था शिक्षक को, तो उसे पकड़ लिया जाता है। यानी प्रेसिडेंट के लड़के को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उस कॉलेज के मालिक का वो लड़का है, इसलिए। और दूसरे लड़के को फंसाकर उसे रस्टिकेट किया जाता है, यानी उसकी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजी जाती है। अब इस घटना से आहत है अरविंद और उसे लग रहा है कि सच का साथ देना चाहिए, चंदू को साथ देना चाहिए। चंदू जो दूसरे छात्रों के साथ मिलकर न्याय मांग रहा है, लेकिन
अरविंद के सामने ये मुसीबत आती है कि अरविंद अंतर्मन से तो बहुत सत्य है, आदर्शवान है, उसके आदर्शवाद के अलग मूल्य हैं, वो सच्चाई का साथ देना चाहता है। लेकिन जो परिस्थिति है, सच्चाई ये है कि अरविंद की पत्नी लीला समझाती कि अगर तुम सच्चाई का साथ दोगे तो तुम्हें नौकरी से हटाया जाएगा। फिर घर की जिम्मेदारी भी है, यानी भौतिक सुख सुविधाओं को पूरा करना भी है। अगर नौकरी छूट जाएगी तो किस तरह जिएगा, परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। और जिस तरह विमलेंदु की सत्य का साथ देने के बाद विमलेंदु की हत्या कर दी गई थी, यानी विमलेंदु ने भी अपने एक छात्र को ऐसे ही पकड़ा था, तो उसने सच का साथ दिया था तो उसे मार दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। अब विमलेंदु मरने के बाद उसका परिवार बहुत मुसीबत है। आदर्शवाद, सत्य, ये सब बोलने को अच्छे लगते हैं, यथार्थ में बहुत कठिन जाता है जीवन जीना। इसलिए मैं विमलेंदु अरविंद को समझाता है कि तुम सच का साथ ना देते हुए झूठ का साथ दे दो, झूठ का सहारा लो। और हर तरफ से, लीला के द्वारा, प्रिंसिपल द्वारा, प्रेसिडेंट तो अरविंद को भविष्य में प्रिंसिपल बनाने का जो लोभ भी देता है, और इस लोभवश वह सभी बातों में आकर चंदू का साथ न देते हुए प्रेसिडेंट का साथ देता है। यहाँ जो पहले पूर्वार्ध में ये घटना घटित होती है, उसी के साथ द्रोणाचार्य की कथा चलती है, जो विमलेंदु अरविंद को कह रहा है कि द्रोणाचार्य ने किस तरह अर्जुन को विश्व का सबसे बड़ा धनुर्वीर या धनुर्विद्या में पारंगत बनाने के लिए, या सबसे बड़ा बनाने के लिए उसने किस तरह एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में लिया था। यानी व्यवस्था कैसी है, और इस व्यवस्था ने किस तरह एकलव्य जैसे, चंदू जैसे छात्रों को कुचलाया है, इसका वर्णन आता है। और पौराणिक कथा, जैसे आप लोगों को पता होगी एकलव्य का किस तरह अंगूठा है, इसकी कथा उसमें आ जाती है। फिर दूसरे उत्तरार्ध में फिर हमें ये दिखाई देता है कि अरविंद ने सच का साथ न देते हुए झूठ का साथ दिया है, और वह प्रिंसिपल भी बन गया है। अब प्रिंसिपल बनने के बाद होता ऐसा है कि प्रेसिडेंट के लड़के को अगर एक गलती व्यक्ति कर देता है तो उसे छोड़ देने के बाद वो बार बार गलती करता रहता है। उसी तरह प्रेसिडेंट का लड़का राजकुमार अनुराधा नाम की एक लड़की पर बलात्कार करने की कोशिश करता है, उसकी छेड़छाड़ी करता है, और छेड़छाड़ करने के बाद ये इसका गवाह जो अहम गवाह है अरविंद है, और अरविंद चाहता है कि इस बार तो कम से कम मैं अनुराधा का साथ दे दूँ। और अनुराधा अपने घर वालों के विरोध में जाकर न्याय मांग रही है, और वो कह रही कि अगर अरविंद सर साथ देंगे तो मैं किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूँ। और उसका जो प्रेमी है चंदू भी उसे न्याय मांगने के लिए प्रेरित करता है। और इस तरह अब अनुराधा को पहले तो ये कहता है कि अरविंद कि मैं सच्चाई का साथ दूंगा, तुम मुझ पर विश्वास करो। लेकिन जैसे ही फ़ोन की घंटी बजती है और प्रेसिडेंट का फ़ोन आता है, तो उसे आवाज़ होता है कि अनुराधा के पिता ने 5,000 रुपये लेकर सभी जो मामला था वो रफा दफा कर दिया है, यानी वो घटना को बढ़ाना नहीं चाहते। और इसी तरह विमलेंदु फिर उसके यादों में आ जाता है। विमलेंदु कहता है कि तुम्हें वही करना है और प्रेसिडेंट का ही साथ देना है, क्योंकि प्रेसिडेंट बहुत बड़े काम की चीज़ है तुम्हारे लिए, और तुम प्रेसिडेंट का ही साथ दो। इस तरह अनुराधा को ना कर देता है। अनुराधा वहाँ से मायूस होकर, नाराज़ होकर चली तो जाती है, लेकिन दूसरी घंटी ये बजती है कि अनुराधा ने आत्महत्या की, नहीं एक गाड़ी के नीचे आकर उसने अपनी जान गंवा दी। अब इस घटना से बहुत दुखी हो जाता है अरविंद। वो कहता है कि वो स्वयं को, अपने आप को अपराधी मानने लगता है, और उसकी अंतरात्मा जो विमलेंदु है, वो अंतरात्मा भी यही कहने लगी अनुराधा की आत्महत्या के पीछे तुम 3 लोग हैं, उसके माता पिता, तुम और प्रेसिडेंट। यानी वो कहता है कि तुम एक और द्रोणाचार्य हो जिसने अनुराधा जैसे, चंदू जैसे जो अच्छे या सच्चे लोग हैं, इनका साथ ना देते हुए प्रेसिडेंट जैसे लोगों को साथ दिया है, राजकुमार जैसे लोगों को तुमने बढ़ावा दिया है, ऐसा वो कहता है। तरह तरह के तर्क वितर्क होते हैं विमलेंदु और अरविंद के बीच। फिर अरविंद
सोचते रहता है, उसके मन में बहुत सारे ख्याल है। उसका जो दोस्त है यदु, वो कहता है कि उस बीच में प्रेसिडेंट की हत्या हो जाती है, यानी प्रेसिडेंट एक पहाड़ी से गिरकर उनकी मौत हो जाती है। और इस केस में अरविंद को दोषी माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि अरविंद उस अंतिम क्षण में प्रेसिडेंट के साथ थे और अरविंद ने ही धक्का दिया होगा। अब अरविंद को पता है कि उसने धक्का नहीं देगा, चाहता तो बहुत था कि उसे धक्का दे, उसे मार डाले, क्योंकि इस सब घटनाओं की जो जड़ है प्रेसिडेंट के पास है और प्रेसिडेंट ही दोषी, इसलिए तो वो मारना तो चाहता है लेकिन मार नहीं पाता। लेकिन होता ऐसा है कि प्रेसिडेंट वहाँ से गिर पड़ते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब इन प्रेसिडेंट की मौत की जो खबर है इसमें गई है अदालत में, और वहाँ जाने के बाद अरविंद को हाजिर किया जाता है। अरविंद की गवाही देने के लिए चंदू को हजाए। चंदू सच बोल देता है, हालांकि चंदू झूठ कहीं पर भी नहीं बोलता और ये भी नहीं कहता कि अरविंद ने धकेला है। अरविंद सर वहाँ पर थे, ऐसा वो कहता है। अब उसके मन में कहीं ना कहीं ये है कि चंदू मेरे बारे में झूठ बिल्कुल नहीं बोलेगा और वो कहेगा ज़रूर कि मैंने प्रेसिडेंट को नहीं मारा। अब ये एक वर्तमानकालीन घटना है और पौराणिक कथा में ये चलता है कि अश्वत्थामा अपने माता पिता को कहता है कि मुझ पर आपने जो संस्कार किए हैं, आपने जो कुछ किए हैं वो ऐसे क्यों किए। जिस तरह द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तो मैं चुप बैठा रहा, यानी द्रोणाचार्य भी चुप बैठे रहे, सब लोग चुप रहे। तो अपने माता से वो प्रश्न करता है कि क्यों चुप बैठे। तो माता कहती कि तुम क्यों चुप रहे, अगर द्रोणाचार्य चुप रहे तो ठीक है, तुम क्यों चुप रहे। वो बोलती कि संस्कार ही आप लोगों ने ऐसे दिए कि मैं उस दरबार में सबसे विद्रोह न कर पाया, किसी को बोल नहीं पाया। लेकिन द्रोणाचार्य क्योंकि वो शिक्षक है, अगर गुरु चुप रहेगा तो शिष्य तो उसी तरह व्यवहार करने वाले, यानी शिक्षक का दायित्व बनता है कि या गुरु का दायित्व बनता है कि अपने शिष्यों को अच्छी शिक्षा दे। अगर एक शिष्य कहता है तो वो गुरु के कारण ही कहता है और गुरु को ये अपने शिष्यों को वही संस्कार वही शिक्षा देनी। आजकल शिक्षा व्यवस्था किसी भ्रष्टाचारी हो गई है और फिर व्यवस्था के साथ चलने वाली है, उसमें छात्रों का या शिष्यों का कुछ भी हित नहीं रहा है। और इसमें दिखाया गया है कि शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अंधकार, अनाचार और गैर सरकारी कॉलेज के प्राध्यापकों के अंतर्द्वंद और उनकी विवशता या मानसिकता का चित्रण इसमें किया गया है। इस नाटक में दो समस्याओं को उठाया गया है, एक है शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनाचार और दूसरी है वेतनभोगी मध्यम वर्ग में जीवन जीने वाली अध्यापक के अस्तित्व की समस्या। पौराणिक कथा का जो नायक है द्रोणाचार्य, पांडित्य और कौशल्य के बावजूद भी घर गृहस्थी चलाने में वो असफल रहता है। उसका परिवार अभाव की जिंदगी जीने के लिए विवश है। और इस वर्तमानकालीन जो घटना में विमलेंदु का परिवार, विमलेंदु की हत्या होने के बाद किस तरह उसकी विधवा पत्नी पर गलत नज़र डाली जाती है और वह भी अंत में आत्महत्या कर देती है, यानी सच का साथ देने के बाद किस तरह कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए अरविंद सच का साथ न देते हुए अपनी भौतिक सुख सुविधाओं या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो झूठ का साथ देता है, यानी वो विवश है। ऐसी व्यवस्था भरी जिंदगी एक शिक्षक की इस नाटक में चित्रित हुई है। ठीक है, धन्यवाद।